India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता के हत्यारोपी गोविंद सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। जांच में ढील पर पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, पुलिस पर जज पर दबाव बनाना गंभीर मामला। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट को कहा कि एनएचआरसी रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई का वक्त। याचिकाकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन की उठाई मांग। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक वादा एक योग्य वादे के बराबर। सरकार को बीईओई करना होगा लागू। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली अर्जी की खारिज। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या में आरोपी गोविंद सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने जांच में पुलिस के ढीले रवैये पर टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि भारत में अमीर गरीब के लिए अलग अलग दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती। बेंच ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी बहुजन समाज पार्टी के विधायक के पति को बचाने के प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के राज्य और पुलिस अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को जमानत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जताई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हरिकेश रॉय की बेंच ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने और आरोपी गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश की। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के बसपा विधायक के पति की जमानत याचिका रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती। एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए। शीर्ष अदालत ने निष्पक्ष आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों में दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जमानत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इसमें कानूनी सिद्धांतों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने में गंभीर गलती की है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आशंका के 1 महीने के भीतर जांच की जाए। न्यायाधीश ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा था कि दमोह पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा उन पर दबाव डाला गया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर हत्याकांड में फरार चल रहे गोविंद सिंह को 28 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने चौरसिया के बेटे सोमेश और राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया। इन अपील में सिंह की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था। दलीलों में दावा किया गया है कि जमानत पर रहते हुए कई हत्या के मामलों में शामिल था। चौरसिया के मार्च 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तब सिंह और साथी अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर किन मामलों को लेकर फटकार लगाई है? कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश
के दिनांक 8 फरवरी 2021 के आदेश से संकेत मिलता है कि उन पर पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जो अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। न्यायिक अधिकारी ने आशंका व्यक्त की है कि आरोपी, जो अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति है, ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है, जिसे जिला न्यायाधीश ने झूठा पाया जाने के बाद खारिज कर दिया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आशंका जताई है कि भविष्य में वो एक अप्रिय घटना के शिकार हो सकते हैं। जिस तरह से आपराधिक मामले के प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हाटा को दमोह में कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा परेशान किया गया है, उस पर हम गंभीरता से ध्यान देते हैं। हमारे पास एक न्यायिक अधिकारी पर अविश्वास करने का कारण नहीं है, जिसने एक भावुक दलील दी है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आदेशों के परिणाम स्वरूप उन पर दबाव डाला जा रहा है, जहां गिरफ्तारी न करें। स्वीकार करें कि आप संविधान के अनुसार प्रशासन का संचालन करने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति शाह ने कहा है कि ये जंगल राज है। इसके बाद देखिए, कोर्ट ने कहा है कि हम तदनुसार मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पुलिस महानिदेशक को आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि वे दूसरे प्रतिवादी की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित करें और इस न्यायालय में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करके अनुपालन की रिपोर्ट करें। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी सारी जानकारी के लिए। उधर पैगासस जासूसी मामले के बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच कराने और सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में अनुरोध किया गया कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य के इजरायली स्पाईवेयर पैगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसी द्वारा कथित रूप से जासूसी कराए जाने की खबरों की एसआईटी द्वारा जांच कराई जाए। पैगासस जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य की इजरायली स्पाईवेयर पैगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसी द्वारा कथित रूप से जासूसी कराए जाने की खबरों की न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच कराई जाए। अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पैगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और ये भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है और व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही की निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। याचिका में कहा गया है कि निजता को छिपाने की इच्छा नहीं है। ये स्वयं की ऐसी जगह होती है जहां हमारे विचार और हमारा अस्तित्व किसी और के उद्देश्यों के साथ नहीं है। ये गरिमा के लिए आवश्यक तत्व है। इसमें कहा गया है कि पैगासस का उपयोग केवल बातचीत सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके उपयोग से व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी डिजिटल जानकारी हासिल कर ली जाती है और इससे न केवल फोन का मालिक असहाय हो जाता है, बल्कि उसकी संपर्क सूची में शामिल हर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है। याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि जासूसी संबंधी इस खुलासे से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निगरानी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं, अत्यधिक बढ़ोतरी वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकार के लिए समस्या है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एलएसए ग्रुप कंपनी के ग्राहकों ने 2016 के बाद से करीब 50,000 फोन नंबर्स को निशाना बनाया है। इसमें कहा गया है कि पैगासस केवल निगरानी उपकरण नहीं है, ये एक साइबर हथियार है जिसे भारतीय सरकारी तंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही ये आधिकारिक हो, लेकिन पैगासस का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि इस कांड की जांच और राजनीति के हित साधने के लिए 2017 के बाद से न्यायाधीशों, विपक्ष के नेताओं, राजनीतिक लोगों, कार्यकर्ताओं, सलाहकारों और अन्य की कथित जासूसी करने और पैगासस खरीदने वाले मंत्रियों और सभी आरोपियों के खिलाफ जांच करने और अभियोग चलाने के लिए शीर्ष अदालत की निगरानी में एसआईटी का गठन किया जाए। याचिका में जासूसी के लिए पैगासस को खरीदने को अवैध और असंवैधानिक करार देने का अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छूट मांगी है और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई किए जाने की भी मांग की। दरअसल यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश में छूट देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर संतों, धार्मिक नेताओं, राजनीतिक हस्तियों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी। ये मामला गुजरात के वडोदरा में सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचे को हटाने के 2006 के अदालत के आदेश के चलते भीड़ ने जिला अदालत पर पथराव किया था और इस घटना पर न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया था।
जिसने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों से सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक टोल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस या सड़कों के सौंदर्यीकरण पर लागू नहीं होगा। और अब उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश में छूट की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वस्तु एवं सेवा कर या फिर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। जल्द याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है और इसमें कहा गया है कि केंद्रीय वस्तु और साथ ही सेवा अधिनियम के अस्तित्व में आने के 4 साल बाद भी न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि अधिकरण की अनुपस्थिति में पीड़ित नागरिक संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है और इससे उच्च न्यायालयों पर भी काम का बोझ बढ़ा है। अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि अपील न्यायाधिकरण के न होने के कारण वादियों को उचित समय के भीतर न्याय नहीं मिल पाता और इससे देश भर में वादियों को अत्यधिक कठिनाई भी हो रही है। याचिका में कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के राष्ट्रीय और अन्य पीठों का गठन वक्त की मांग है और इसे अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। मालूम हो कि कर चोरी के खिलाफ 1 साल लंबे अभियान में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया। सीबीआई के मुताबिक इनमें से ज्यादातर धोखाधड़ी जीएसटी व्यवस्था के तहत दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी प्रावधान का दुरुपयोग कर अंजाम दी गई है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और साथ ही सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया था कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान जीएसटी के सभी जोन और जीएसटी खुफिया महानिदेशालय डीजीजीआई के ही टीमों ने फर्जी आईटीसी के जरिए ही 35,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की कर चोरी के करीब 8,000 मामले दर्ज किए थे और इनमें 426 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए लोगों में 14 चार्टेड अकाउंटेंट, वकालत जैसे पेशेवर भी शामिल थे जो कि इस पर कर चोरी को करने में मदद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो इस तथ्य से परेशान है कि शीर्ष अदालत द्वारा जमानत के मामलों की लंबी सुनवाई की जा रही है, यहां तक कि समय सीमित है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और साथ ही न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने दिल्ली दंगा मामले में पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता दिव्यांगना कलिता और साथ ही नताशा नरवाल और साथ ही जामिया की छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा 20,000 पृष्ठों की चार्जशीट के समय मांगे जाने के बाद सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई थी और उनके पास इसे मुद्रित करने के लिए साधन नहीं था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए चार्जशीट को पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी है और पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी कलिता नरवाल और साथी तन्हा को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 3 छात्र कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी तरह की राहत देने के लिए उच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी अदालत द्वारा मिसाल नहीं माना जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बंगाल सरकार ने कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई। वहीं वादी की तरफ से स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन की भी मांग की गई है। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि राज्य को एनएचआरसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने अंततः राज्य सरकार को एनएचआरसी रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को पोस्ट किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। एनएचआरसी की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 18 जून को पारित एक आदेश के अनुसार हुई, जिसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा से
विस्थापित लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। 13 जुलाई को एनएचआरसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय को 50 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी थी। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव के बाद की हिंसा को सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा करार दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन समय की मांग है। वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने ये भी बताया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट के सारांश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पीड़ितों को धमकाने में राज्य के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत रही है। नतीजतन पुलिस पर बलात्कार पीड़ितों की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के यूजर्स के स्वतंत्र भाषण, साथ ही गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की कथित रूप से अवहेलना की गई थी। न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और साथ ही न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अधिवक्ता उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि नए आईटी नियम असंवैधानिक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत। केंद्र को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हुए अदालत ने याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया। अपनी याचिका में बेदी ने तर्क दिया है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को शिकायत के आधार पर फैसला लेने का पावर नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद जानकारी को हटा दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कि नए आईटी नियम खुद परिभाषित नहीं करते कि कैसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स SMI प्लेटफॉर्म पर सभी बातचीत को देखें और बिना किसी शिकायत के खिलाफ स्वेच्छा से कार्रवाई करेंगे। और यहां किसी संदेश के पहले ओरिजिनेटर का पता लगाना संभव नहीं है, जिसे प्लेटफॉर्म के जरिए स्टोर, पब्लिश या होस्टेड या फिर ट्रांसमिटेड किया जाता है। नियम ये भी कहते हैं कि भले ही व्यक्ति नियमों के उल्लंघन के लिए किसी जांच के दायरे में ना हो, इंटरमीडिएट को बिना किसी जस्टिफिकेशन के अपना डेटा बनाए रखना होगा, जो कि यूजर्स के निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। इससे पहले याचिका फाइल के दौरान भी अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि नए आईटी नियम में सोशल मीडिया मध्यस्थों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और जो कि अनुचित और कानून सम्मत नहीं है। अर्जुन पुरस्कार विजेता और 5 बार के पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा ने आगामी टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के लिए उनका चयन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI को R7 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयनित निशानेबाजों की सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि स्पोर्ट्स तकनीकी समिति यानी कि STC द्वारा PCI की शूटिंग के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। साथ ही WUSPS यानी कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप है। और याचिका में कहा गया है कि जानबूझकर मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को टोक्यो पैरालंपिक में R7 आयोजन में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के नाम को बाहर करने के लिए चयन समिति की ओर से एक पूर्व निर्धारित योजना थी और याचिका में कहा भी गया था कि टोक्यो खेलों के लिए चयन प्रक्रिया भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 का उल्लंघन है, जो कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों के विवेकपूर्ण और मेधावी चयन को अनिवार्य करता है। याचिकाकर्ता शर्मा ने तत्काल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रस्तुत किया कि R7 इवेंट और टोक्यो पैरालंपिक को भाग लेने और साथ ही इसके परिणाम स्वरूप देश को ख्याति दिलाने का अवसर खो जाएगा यदि मनमाना और भेदभावपूर्ण तरीके से PCI का चयन समिति द्वारा R7 इवेंट में शूटर का चयन करने की अनुमति दी गई है। एक अहम फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक वादा आश्वासन एक योग्य वादे के बराबर है और इसे सरकार द्वारा लागू किया जाना है। इसलिए एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार 29 मार्च 2020 की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन से बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार गरीब किराएदारों की ओर से किराए का भुगतान करेगी यदि कोई किराएदार किराया देने में असमर्थ है। इसलिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को CM द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए थे और साथ ही कदम उठाने का आदेश भी दिया था। और कोर्ट ने कहा था कि GNCTD मुख्यमंत्री द्वारा 29 मार्च 2020 को जमींदारों किराएदारों को दिए गए बयान के संबंध में 6 सप्ताह की अवधि के भीतर इसे लागू करने का निर्णय लेगा और उक्त निर्णय उन व्यक्तियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा जिन्हें बयान में लाभ देने का इरादा था। साथ ही अन्य अधिभावी जनहित की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक याचिका खारिज कर दी गई है और इस याचिका में देशमुख ने भ्रष्टाचार के एक मामले में CBI की ओर से अपने खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने की मांग की थी और इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें देशमुख के खिलाफ CBI की
एफआईआर के कुछ अंशों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल को जांच के कागजात सीबीआई को वापस करने के निर्देश दिए थे। देशमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने की प्रार्थना की, क्योंकि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे और जिनका उचित कदम उठाने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है। सीबीआई को ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध का विरोध करते हुए कानून का कोई सवाल शामिल नहीं था। ये देखते हुए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है। न्यायालय ने कहा कि कोई रोक आवश्यक नहीं होगी। देशमुख ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आलोचना की थी और एजेंसी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही, क्योंकि अपराध दर्ज करने के समय एक लोक सेवक था। इससे पहले 19 जुलाई को देशमुख ने कहा था कि मैं इस याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश हो पाऊंगा। लिखने हैं कि देशमुख इससे पहले मामले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किए जाने के बावजूद इसके समक्ष पेश नहीं हुए थे और अब जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, उम्मीद की जा रही है कि ईडी जल्द ही देशमुख से पूछताछ करेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.